हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और मैं आज तुम्हारे लिए बेटा लेकर आई हूं तुम्हारी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड का पार्ट नंबर 1। तो इस वीडियो में हम हमारे डिमांड वाले चैप्टर को करेंगे शुरू। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, आराम से हर चीज में तुम्हें समझाने वाली हूँ। इतने अच्छे से समझाऊंगी कि एक वीडियो सुनने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो दूसरी सुनने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत आराम से हर चीज डिटेल में समझाऊंगी, बेसिक लेवल से स्टार्ट करके समझाऊंगी। अलॉन्ग विद दैट कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है जो तुम्हारे पेपर के लिए, वो सब कुछ तुम्हें साथ साथ बताऊंगी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और इंपॉर्टेंट तरीके से याद करो। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो कि डिमांड का रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पूरा ही चैप्टर करवा चुकी हूँ। अब आज हमें शुरू करना है डिमांड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिमांड वाला चैप्टर है ना, वो सप्लाई वाले चैप्टर से बिल्कुल सिमिलर है। जैसा डिमांड का चैप्टर है वैसे ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 जो सप्लाई का चैप्टर है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इन दोनों को साइड बाय साइड भी याद कर सकते हो। मैं मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई को साथ में ही करवाती हूँ। मैं एक वीडियो बाद में लेकर आऊंगी, वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं डिमांड एंड सप्लाई के दोनों ही चैप्टर्स को साइड बाय साइड, एक साइड डिमांड को कराऊंगी, एक साइड सप्लाई को करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बार सिर्फ डिमांड समझ लो, फिर एक बार पूरा हम सप्लाई समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि दोनों को एक साथ याद करने से कितना टाइम हमारा बच सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये डिमांड होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो देखो, डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स और कमोडिटीज व्हिच अ कंज्यूमर is both willing and able to buy at each possible price during a given period of time। तो ये तुम्हारी प्यारी सी क्या है, डेफिनेशन है डिमांड की। ये जो डेफिनेशंस मैं तुम्हें बेटा बताती हूँ, इन डेफिनेशंस को एज इट इज याद करना होगा, एज इट इज पेपर में लिख के आना होगा, क्योंकि इनके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशंस एज इट इज नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, चाहे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो। तो डिमांड की डेफिनेशन ने हमें देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहली चीज हमें बोले नंबर ऑफ गुड्स, या फिर हमें क्या बोला है, क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले बोला है। दूसरा हमें बोला है विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। तीसरा हमें बोला है प्राइस के बारे में, देखो ईच पॉसिबल प्राइस। फिर हमें बोला है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के एक एक करके समझते हैं कि हमारा मतलब क्या है इससे। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बोली है, देखो क्वांटिटी तो चलो है कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहता है, लेकिन वहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है जो कि क्या है, विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। यार अब क्या मैं तुमसे पूछूं, अगर क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि BMW खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, ऑडी खरीद लो? सबका दिल करता है जैगुआर खरीद ले, है ना। सबका दिल करता है टेस्ला और ऐसी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे। सबका दिल करता है महंगी बाइक्स होना चाहिए, महंगा घर होना चाहिए, महंगा लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग वो सब खरीद सकते हैं? हम लोग वो सब नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। वी आर नॉट एबल टू बाय दैट। ठीक है, इतना पैसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि कंज्यूमर के पास क्या पैसा है ये सब चीजें खरीदने का? दिल तो सबका करता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्या आर यू एबल टू बाय दैट। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो ये सारी चीजें खरीदना चाहते हैं वो एबल ही नहीं होते इन सब चीजों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर मेरा ये जो पॉइंट है एबल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ये कहता है कि क्या कंज्यूमर एबल है उसको खरीदने के लिए, क्या कंज्यूमर के पास इतना पैसा है। ठीक है, दूसरी चीज हम बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। दूसरी चीज हम बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल तो करता है यार मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, लेकिन वो एबल नहीं होते। बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर हम खुद भी हैं, हमारे पास ना इतना पैसा होता है कि हम कुछ चीजें खरीदे, पर हम फिर भी नहीं खरीदते। मतलब देखो, तुम एक चीज सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल आईफोन है। आईफोन बहुत महंगा नहीं है, ठीक है, चलो नया आईफोन महंगा हो सकता है। सेकेंड हैंड आईफोन की अगर मैं बात करूं तो वो 30,000 50,000 तक की रेंज में आपको बहुत अच्छे खासे सेकेंड हैंड आईफोन्स मिल सकते हैं। एंड हम में से हर किसी के पेरेंट्स के पास मोस्टली एटलीस्ट लाइफ में 30,000 50,000 रुपीज तो होंगे हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे एफडी में, कहीं ना कहीं एटलीस्ट 50,000 1 लाख रुपीज तक हमारे पास होंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हर वो इंसान जिसके पास 1 लाख रुपए है, क्या हर वो इंसान उठा के आईफोन खरीद लेगा? इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या उन लोग का दिल नहीं करता आईफोन खरीदने का? दिल भी करता है, पैसा भी है। ठीक है, तुम्हारा दिल भी है कि तुम आईफोन खरीदो, तुम्हारे पास पैसा भी है कि तुम आईफोन खरीद सकते हो, तुम बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो जाओगे आईफोन खरीद के। बट फिर भी हम में से मोस्ट ऑफ द लोग आईफोन नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बिकॉज हमारे पास अभी विलिंगनेस टू बाय नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है, एट दिस पॉइंट मेरे पास पैसा है, 1 लाख रुपए है, मैं आईफोन खरीद सकता हूं, और मेरे पास
ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने एक 30,000 50,000 का आईफोन खरीद लिया मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊंगी, बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। आई एम एबल टू बाय इट ऑल्सो, लेकिन मेरी विलिंगनेस नहीं है। मुझे अभी एट दिस पॉइंट लगता है कि मेरे पास पैसा है, बट मैं इस पैसे को आईफोन के ऊपर खर्च करने से अच्छा है अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दूं, अपने बच्चे के कपड़ों पे, घर पे, गाड़ी पे, इन चीजों पे खर्च कर दूं, मैं एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना लूं, फिर जाके आईफोन खरीदने का सोचूंगा। तो विलिंगनेस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुम बात समझ रहे हो? हमारे पास कुछ हद तक पैसा भी होता है, हमारा दिल भी होता है कि हम एक आईफोन खरीदे। तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे जिद करते होंगे, पापा ये ले दो, पापा वो ले दो, पर पापा नहीं लेके देते। क्यों? क्योंकि पापा को वो वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है। अभी के लिए उनको लग रहा है कि यार अभी के लिए कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं जो एक आईफोन से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, तो पहले वो पूरा कर लेते हैं फिर आईफोन खरीदेंगे। तो विलिंगनेस अब मेरे पास नहीं है अभी तक। लेकिन तुम सोच के देखो, मेरे पास पैसा भी है, ठीक है, और मैं उस पैसे को उस आईफोन के ऊपर खर्च करने को तैयार भी हूं। मैं तैयार हूं कि मैं उस पैसे को उस आईफोन पे खर्च कर दूं। अब ऐसे केस में तो जाके एक ही काम होगा कि दुकान पे जाएंगे, आईफोन खरीद के आ जाएंगे। सही बात है ना, पैसा भी है और हम पैसे को खर्च करने को तैयार भी हैं। विलिंगनेस का मतलब है क्या तुम पैसा खर्च करने को तैयार हो। अगर तुम पैसा खर्च करने को तैयार हो और पैसा है भी, तब मैं जाके बोलूंगी कि हाँ भैया ये कंज्यूमर ना आईफोन की या किसी पर्टिकुलर चीज की क्या कर रहा है, ये कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड कर रहा है, तब जाकर के मैं ऐसा बोलूंगी। ठीक है, तो डिमांड कब होगी? जब तुम खरीदने को तैयार भी हो और खरीदने का पैसा भी है और पैसा खर्च करने को तैयार भी हो, तब मैं बोलूंगी विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। ठीक है, तब मैं बोलूंगी कि तुम्हारी डिमांड है। ठीक है, तो ये डिमांड का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? देखो, डिमांड का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है ताकि आईफोन बनाने वाली कंपनियां, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज, ये लोग समझ सके कि कितने लोग इनका सामान खरीदेंगे। अगर सोच के देखो तुम, एप्पल जो कंपनी है, अगर वो 10 लाख आईफोन बना के रख दे, एक साल में 10 लाख आईफोन की प्रोडक्शन कर दी, पर खरीदने वाले सिर्फ 2 लाख लोग हैं, तो उनका 8 लाख आईफोन का जो स्टॉक है वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली गाड़ियों के लिए, हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए वी हैव टू चेक कि कितने बच्चे, कितने लोग इसका डिमांड करेंगे। अगर मुझे एक कोचिंग सेंटर खोलना है तो क्या मैं उसमें सिर्फ 20 सीटें लगाऊं या मैं उसमें 100 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी बनाऊं? इट विल डिपेंड अपॉन कितने बच्चे डिमांड करेंगे। एंड हाउ विल आई गेट टू नो कितने बच्चे डिमांड करेंगे? आई कैन नॉट से कि यार इस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, तो 1000 बच्चे मेरे कोचिंग पे आएंगे। आई कैन नॉट से दैट। मैं 1000 बच्चों की डिमांड नहीं देख सकती। मैं देखूंगी इन 1000 में से कितने बच्चों के पास पैसा है कि वो मेरी कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, कितने बच्चे उनमें से कोचिंग को खरीदने के लिए तैयार हो भी जाएंगे मेरी कोचिंग को, तब जाके मैं उससे एस्टिमेट करूंगी कि कितना मेरे प्रोडक्ट की, मेरी सर्विस की कितनी डिमांड है। तो डिमांड हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि जितने भी सप्लायर्स हैं उनको ये पता चल सके कि उनको कितना स्टॉक इकट्ठा करके प्रोड्यूस करके रखना है। ठीक है, जब उनको ये पता चल जाता है विलिंगनेस एंड एबल के बेसिस पे, तब वो अपना स्टॉक उस हिसाब से डिमांड को एस्टिमेट करके उतना ही बनाते हैं। तो डिमांड में क्या क्या आया? तुम कितना सामान खरीदना चाहते हो और कितना खरीदने की तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे पास पैसा भी है। अब यहाँ पर 2-3 और चीजें आई थी। सबसे पहली चीज थी बेटा जी हमारे पास क्वांटिटी, कि डिमांड में हम क्वांटिटी देखते हैं कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी किसी चीज की खरीदनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें आया था प्राइस। हम हमेशा डिमांड को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर ही देखने वाले हैं। 1000 बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में, 1000 के 1000 बच्चे कोचिंग लेने को तैयार हैं। वो 1000 के 1000 बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे स्कूल से समझ नहीं आ रहा, मुझे ट्यूशन टीचर चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए जहां से मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस पढ़ सकूं। लेकिन उन 1000 में से कुछ ही बच्चे होंगे जो मेरा प्राइस पे करने को तैयार होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं तो सिर्फ 1000 रुपए दे सकता हूँ, कुछ बोलेंगे मैम मैं तो सिर्फ 5000 दे सकता हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं 10,000 भी दे दूंगा, 15,000 भी दे दूंगा। तो अगर मैं ऐसी हवा में बोल दूं कि क्या तुम सबको कोचिंग चाहिए, तो सबको चाहिए होगी, लेकिन क्या मैं उन सबको बोलूं कि तुम इस रेट पे कोचिंग खरीद सकते हो? तब जाके बनेगी बात, तब जाके समझ आएगा कि कितने लोग एक्चुअल में डिमांड कर रहे हैं मेरी कोचिंग की। तो डिमांड को हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस के कंपेरिजन में देखा जाएगा। बिना प्राइस के हम कभी भी डिमांड को चेक नहीं करते। दूसरी चीज, डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखी जाती है कि पिछले 1 साल में डिमांड इतनी थी, पिछले 1 महीने में डिमांड इतनी थी। तो हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड देखी जाती है। यूजुअली 1 साल की हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में इतने कंज्यूमर्स ने इतना प्रोडक्ट जो है डिमांड किया है, तो उस हिसाब से हम अपनी सप्लाई बनाते हैं। तो 3 चीजें, कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे, कितने टाइम पीरियड में कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ये तीनों चीजें हमेशा डिमांड के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। एंड इन तीनों चीजों के बारे में, मेजरली क्वांटिटी एंड प्राइस के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये सारी चीजों को मिला के डेफिनेशन बनेगी, क्वांटिटी, प्राइस, पीरियड, विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके डिमांड की डेफिनेशन बनेगी।
ठीक है जी। सो देखो द डेफिनेशन ऑफ डिमांड ने क्या हाईलाइट किया हमें, देखो मेजरली कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदेगा। कंज्यूमर इज विलिंग, इन दोनों वर्ड्स को बेटा दिमाग में बिठा लेना, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय सर्टेन क्वांटिटी एट एवरी पॉसिबल प्राइस। हर एक प्राइस पे कितना डिमांड है। अगर मैं कहती हूँ मैं सिर्फ 1000 रुपए में कोचिंग बेच रही हूँ तो 1000 रुपए में लेट्स से 1000 बच्चे खरीदने को तैयार है। अगर मैं अपना प्राइस बढ़ा दूंगी, अगर मैं बोलूंगी नहीं 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 मैं तो 5000 रुपए में अपनी कोचिंग बेचूंगी, तो आधे लोग बैक ऑफ कर देंगे, तो सिर्फ लेट्स से 200 लोग ही खरीदने को तैयार हैं। अगर मैं प्राइस और बढ़ा दूंगी तो और आधे लोग बैक ऑफ कर देंगे। तो हर प्राइस पे कितने लोग हैं जो मेरा इस प्राइस को पे करके सामान खरीदने को तैयार हैं एट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये होती है मेरी डिमांड। जो डिमांड में हमने क्या सीखा, डिमांड में हमने क्या सीखा, एक सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कितने लोग विलिंग एंड एबल टू बाय हैं, वो डिमांड होती है। हमेशा याद रखना डिमांड के चैप्टर में या जब भी डिमांड की बात आएगी यू विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट कंज्यूमर। तुम इसमें प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात नहीं करोगे। डिमांड हमेशा कंज्यूमर करता है, डिमांड हमेशा कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर हमेशा एक प्राइस पे करता है, कंज्यूमर हमेशा कॉस्ट नहीं। कॉस्ट किसकी लगती है, प्रोड्यूसर की, सप्लायर की कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप प्रोड्यूसर का वर्ड नहीं, सप्लाई, ये सब वर्ड जिसके ऑपोजिट है बिल्कुल। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर डिमांड करता है सर्टेन प्राइस में, प्रोड्यूसर सेल करेगा एक सर्टेन प्राइस जो उसकी कॉस्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब भी तुम डिमांड की बात करो सिर्फ कंज्यूमर की बात करोगे, प्रोड्यूसर वर्ड ये सब कुछ तुम यहाँ पे यूज ही नहीं करने वाले हो, ये हमारे किसी काम के ही नहीं है। ठीक है जी। अब देखो ये जो मेरी डिमांड है, ये जो मेरी डिमांड है, ठीक है, मैंने बोला कि ना मेरे एक पर्टिकुलर स्कूल में ना 1000 बच्चे हैं, तो ये 1000 बच्चे ना मेरी कोचिंग की डिमांड करेंगे। तो मैंने देखा, विलिंगनेस देखा, एबल देखा, प्राइस देखा, मैंने ये सब देखा और मैंने बोला कि इन 1000 में से ना 500 बच्चे तैयार हैं मेरी कोचिंग खरीदने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 500 बच्चे तैयार हैं। क्या ये हमेशा नंबर, ये जो नंबर है, क्या ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा? क्या ये कम हो सकता है? क्या ये ज्यादा हो सकता है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसकी वजह से 500 की जगह 1000 बच्चे तैयार हो जाए मेरी कोचिंग लेने को? या क्या मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ कि 500 सिर्फ 100 बच्चे ही रह जाए जो मेरा कोचिंग खरीदने को तैयार है? सो कहना है इससे कि आज तो मैंने एस्टिमेट कर लिया कि प्राइस इतना है, विलिंगनेस एबल इतनी है, तो डिमांड इतनी है, लेकिन क्या ये डिमांड हमेशा फिक्स रहेगी? क्या ये डिमांड कभी कम या ज्यादा हो सकती है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो जी हाँ, तुमने अगर एक बार डिमांड एस्टिमेट कर भी ली तो भी वो डिमांड हमेशा सेम नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ इस दुनिया में ऐसा होगा, कुछ ना कुछ इस दुनिया में ऐसा होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो डिमांड है ये ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। जैसे बहुत सिंपल बात है, मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला था, बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे कोचिंग सेंटर पे, बहुत अच्छा चल रहा था, 500 बच्चे आए थे। एकदम से कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, सब खत्म हो गया, सारे बच्चे जीरो हो गई मेरी एकदम डिमांड मेरी कोचिंग सेंटर की। ठीक है, ऑनलाइन की डिमांड बढ़ गई, ऑफलाइन की जीरो हो गई। ठीक है, तो कहना है इससे कि ये जो डिमांड है मैंने एक बार एस्टिमेट कर भी ली तो भी ये हमेशा सेम नहीं रहेगी, ये लगातार चेंज होती रहेगी, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर मैंने पढ़ाया बच्चों को और मेरे उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आने लग गए तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है तो मेरी डिमांड कम होने लग जाएगी। सो देयर आर अ लॉट एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इस डिमांड को लगातार इंक्रीज करवा सकते हैं या डिक्रीज करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने क्या बोला, लगातार डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन उन फैक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज तुम्हें समझा देती हूँ कि डिमांड दो तरीके की हो सकती है। एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें समझा देती हूँ, ठीक है, जिसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि डिमांड दो तरीके की हो सकती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है उसको मैं इंडिविजुअल डिमांड बोलूंगी। एंड इसका उल्टा क्या होगा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या मतलब है कि एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर मैं उन सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दूं तो मार्केट डिमांड बन के आ जाएगी। एक अकेला कंज्यूमर सिर्फ 10 प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड 10 हो जाएगी, पर पूरे बाजार में मेरे कंज्यूमर्स कितने हैं, लेट्स से 3 कंज्यूमर हैं, ए, बी और सी। तो ए ने 10 की डिमांड करी,
बी ने 20 की डिमांड करी और सी ने भी 10 की डिमांड करी, तो मेरी मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, वो कितनी हो जाएगी 40। तो इंडिविजुअल डिमांड में आप किसी एक कंज्यूमर की देखते हो, पर मार्केट डिमांड में आप सारे कंज्यूमर्स की, ऑल द कंज्यूमर्स जितने भी मेरी मार्केट में हैं, उन सबकी डिमांड को, उन सबकी इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करते हो, सम टोटल निकालते हो और उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो कहना है से जो इंडिविजुअल डिमांड है वो कुछ ऐसे फैक्टर से अफेक्ट होगी जो मेरे एक इंडिविजुअल को ही अफेक्ट करते हैं, पर जो मार्केट डिमांड है वो ऐसे फैक्टर से अफेक्ट होगी जो पूरे मार्केट को, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पूरे मार्केट में भी तो इंडिविजुअल्स आते हैं ना, सो क्या मैं ये कह सकती हूँ मार्केट डिमांड ऐसे फैक्टर से तो अफेक्ट होगी ही जो किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही हैं, प्लस वो ऐसे फैक्टर्स से भी अफेक्ट होगी जो पूरे बाजार को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है, एक एक करके आगे समझते हैं। अभी के लिए इतना समझ आना चाहिए, एक अकेले बंदे के डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोला जाएगा एंड मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है सबकी डिमांड के सम टोटल को मार्केट डिमांड बोला जाएगा, जो सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड को प्लस करके बनाया जाता है। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देखते हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि ये जो अफेक्ट है ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि डिमांड चेंज होगी, चेंज इधर हो या उधर हो, चेंज होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब होगा, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड का फंक्शन हम निकालेंगे, डिमांड फंक्शन की भी आगे बात करेंगे। अभी के लिए तुम ये समझो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, और अफेक्ट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, तुम्हें मेजरली दो चीजें नोट डाउन करनी है। पहली चीज जो तुम्हें नोट डाउन करनी है वो ये है कि क्या क्या फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, और दूसरी चीज ये नोट डाउन करनी है कि वो कैसे अफेक्ट करता है। पहली चीज कि क्या फैक्टर है, दूसरी चीज वो फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को, वो डिमांड को इंक्रीज करता है या डिमांड को डिक्रीज करता है। ये दो चीजें तुम्हें नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब व्हाट में क्या आया, वॉट में क्या आया कि क्या है मेरा फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है, वो है प्राइस। अब समझते हैं हाउ, प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा डिमांड को। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है डिमांड का, सप्लाई का भी आगे जाके जो हम पढ़ेंगे, इसमें ना अपनी कॉमन सेंस को यूज करना प्लीज। जितना ज्यादा अपने कॉमन सेंस को यूज करोगे उतना ज्यादा तुम इस चैप्टर को जल्दी समझ पाओगे, जल्दी याद कर पाओगे, उतना एक्यूरेटली पेपर में आंसर कर पाओगे। अपनी कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं तुम्हें कोई बहुत महंगी चीज बेचूं, क्या तुम वो खरीदोगे ज्यादा, या अगर कोई सस्ती चीज बेचूं वो ज्यादा खरीदोगे? सोच के देखो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मैंने किसी चीज पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लगा दिया, तो जब मैं किसी चीज पे बहुत बड़ा डिस्काउंट लगाऊंगी तो तुम उसको ज्यादा खरीदना चाहोगे, बोलोगे, या फिर बोलोगे कि नहीं नहीं अब तो डिस्काउंट लग गया अब नहीं खरीदूंगा? क्या ऐसा बोलोगे, या ऐसा बोलोगे कि अरे डिस्काउंट जल्दी से जाके खरीद लेता हूं? क्या होगा, दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा तुम्हारा, जल्दी से सोचो। तो तुम्हारा ऑब्वियस रिएक्शन होगा ये कि अरे डिस्काउंट आ गया जल्दी से जाके खरीद लेता हूं इससे पहले कि खत्म हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं किसी भी चीज का प्राइस कम कर दूं, हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट निकल के आएगा कि अरे ये चीज तो सस्ती हो गई, जल्दी से जाके खरीद लेता हूं, यानी कि अरे ये चीज का तो प्राइस कम हो गया, जल्दी से जाके डिमांड को ज्यादा कर देता हूं। तो जैसे ही किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कॉमन सेंस को यूज करो, दिमाग को यूज करो। ठीक है जी। जो प्राइस है, जैसे ही किसी चीज का खुद का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी का देखो मतलब क्या है, हम ना हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि चाय का दाम कम हो गया तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जिस भी चीज के डिमांड की तुम बात कर रहे हो, जैसे चाय की डिमांड की बात कर रहे हो, चाय के ही दाम को गिराओगे तभी चाय की डिमांड बढ़ेगी। चाय के प्राइस को गिराओगे तभी चाय की डिमांड बढ़ेगी। सो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिस चीज की बात कर रहे हो, जब उसी का खुद का प्राइस गिर जाएगा तो उसी की खुद की डिमांड बढ़ जाएगी। सो पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हाट, क्या है मेरे पास पॉइंट, प्राइस। हाउ, क्या इफेक्ट करता है, इफेक्ट ये करता है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, ये भी तो ऑब्वियस इंस्टिंक्ट है ना, अरे आईफोन इतना महंगा हो गया
अब नहीं खरीदूंगा, ये तो बहुत महंगा हो गया, मैंने तो सोचा था 1 लाख का मिल जाएगा तो खरीद लूंगा, अब तो 1.5 लाख का हो गया, अब नहीं खरीदूंगा, तौबा तौबा, है ना। या फिर अरे ये कोचिंग तो बहुत महंगी है, अरे ये स्कूल तो बहुत महंगे है, अरे चॉकलेट तो बहुत महंगे है, नहीं खरीदूंगा, सस्ता खरीदूंगा। तो जैसे ही किसी चीज का रेट बढ़ जाएगा डिमांड कम कर दोगे, और जैसे ही किसी चीज का रेट कम हो जाएगा तुम उसकी डिमांड ज्यादा कर दोगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी अफेक्ट, की कैसे अफेक्ट किया जाता है प्राइस के द्वारा डिमांड को। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास देखो क्या आता है, दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये जो नोट्स हैं सारे के सारे नोट्स आपको जो प्रिंटेड नोट्स है इसका लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि प्रिंटेड नोट्स तो हमें मिल जाएंगे, इसके साथ साथ जब तुम सुन रहे हो तो सुनने के साथ साथ प्लीज नोट्स अपने आप से बनाते रहो। साथ साथ नोट्स बनाने में तुम्हें क्या करना है कि जो जो चीजें मैं लिख रही हूँ वो चीजें लिखते जाओ। जैसे मैंने ये लिखा है इस चीज को तुम नोट डाउन करो, इसके बाद हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पहला पॉइंट डालो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ठीक है, जो मैंने बताया, और उसमें लिखो अफेक्ट क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगला पॉइंट मेरे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड देखो, रिलेटेड गुड्स देखो डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब बेटा पहली चीज, दो तरीके की रिलेटेड गुड्स होती हैं। सबसे पहली चीज जो रिलेटेड गुड्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, ठीक है। पहली मेरे पास होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो चीजें एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। तुम कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि एक हाथ में चाय का कप है और दूसरे हाथ में कॉफी का कप है और दोनों एक साथ पी रहे हो, आहा हा चाय, आहा हा कॉफी, फिर से चाय, फिर से कॉफी, ऐसा नहीं करोगे। या तो चाय पियोगे या तो कॉफी पियोगे। ये बोलते हैं ना चाय कॉफी कुछ लेना है, ये थोड़ी बोलते हैं चाय और कॉफी दोनों चीजें लेनी है, नहीं, या तो चाय लोगे या तो कॉफी लोगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसी चीजें जो हमेशा एक दूसरे की जगह पे यूज करी जाएंगी। अगर एक को यूज कर रहे हो तो दूसरे को नहीं करोगे, दूसरे को कर रहे हो तो पहले को नहीं करोगे। इट्स लाइक भाई बहन, भाई बहन कभी साथ में बैठ ही नहीं सकते, दोनों में से किसी एक को ही लेकर जाओगे, दोनों को लेकर गए तो तबाही होगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर भाई बहन, दोनों में से कोई एक ही काम का है, दूसरे को अगर साथ में ले गए तो तबाही, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसी गुड्स होती है जो एक दूसरे की जगह पे, एक दूसरे की प्लेस पे यूज करी जाती है, जैसे कि चाय और कॉफी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी एक का प्राइस चेंज हो जाए उसकी वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या असर होगा। अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या असर होगा। तुम सोच के देखो, अगर चाय बहुत महंगी हो गई तो क्या तुम चाय पीना प्रेफर करोगे या तुम कॉफी पीना प्रेफर करोगे। अगर चाय बहुत महंगी हो गई तो क्या तुम चाय पीना प्रेफर करोगे या कॉफी पीना प्रेफर करोगे। मुझे जल्दी से तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। तो अगर चाय महंगी हो जाती है तो तुम बोलोगे अरे तौबा तौबा चाय तो बड़ी महंगी है साहब, ये तो मेरी जेब के बाहर हो गई, अब तो भैया हम चादर देख के पैर पसारेंगे, है ना, यही होता है आई थिंक। तो अब ये तो भाई मैं नहीं खरीद सकता हूँ, बहुत महंगा हो गया है, तो चाय महंगी हो गई तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉफी खरीद लेता हूँ। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर चाय महंगी हो जाएगी, चाय महंगी हो जाएगी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। हमने बोला ना अभी फर्स्ट पॉइंट में कि जो चीज महंगी हो जाएगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर चाय महंगी होगी चाय की डिमांड कम हो जाएगी। अगर चाय नहीं पियोगे, कुछ तो पियोगे, तो क्या पियोगे, कॉफी पियोगे। तो अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अगर चाय का प्राइस सस्ता हो जाता है, अगर चाय सस्ती हो जाती है तो लोग कॉफी को छोड़ छोड़ के चाय को पीने आएंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में पहला पॉइंट मेरे पास आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जो ये कहता है कि अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। और दूसरा मेरे पास टाइप ऑफ रिलेटेड गुड देखो आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा टाइप ऑफ रिलेटेड गुड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो हमेशा ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, ये हमेशा साथ में ही चलेंगे, इनमें से किसी एक का अकेले काम ही नहीं है। वो अकेले अकेले ही आएंगे, साथ में नहीं आ सकते, पर ये हमेशा साथ में आएंगे क्योंकि इनका अकेले अकेले का कोई काम ही नहीं है। जैसे कि पेन एंड इंक, या तुम बोल सकते हो जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है। कार एंड पेट्रोल है, पेन और इंक है, ये चीजें कभी भी अकेले अकेले यूज कर ही नहीं सकते। कार का क्या करोगे बिना पेट्रोल के, पेन का क्या करोगे बिना इंक के, ठीक है। तो तुम चलो हम कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा तुम्हें सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लो सिंपल सा। अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो
तो क्या पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो लोग बोलेंगे यार कार्स तो बहुत महंगे, कार नहीं खरीदते, अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं, जब कार का रेट कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। अरे जब कोई गाड़ी ही नहीं खरीदना चाहता तो पेट्रोल का क्या करोगे? आग लगाओगे कहीं पे जाके? आग नहीं लगाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल किस चीज में डलवाओगे रे बाबा? तो पेट्रोल का दाम, पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर कार्स का प्राइस कम हो जाता है तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि अब गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। तो अगर गाड़ियां ज्यादा खरीदोगे तो गाड़ी पानी पे तो नहीं चलेगी, गाड़ी के लिए तो पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल की भी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट देखो ये मेरे पास पूरा एक निकल के आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, कि रिलेटेड गुड्स दो तरीके के, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। एंड अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पॉइंट तुम देख लो। अब आगे आसान आसान पॉइंट्स है सारे। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा पॉइंट लिखोगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तुम खुद सोच के बताओ, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम क्या बोलोगे? अरे पापा अब तो बहुत पैसा हो गया, अब ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा बोलोगे? अरे नहीं, अब तो पैसा ही पैसा है, मजे ही मजे, अब तो बहुत ज्यादा सामान खरीदेंगे, अब तो ज्यादा से ज्यादा कुछ खरीदेंगे, फोन भी ले आओ, गाड़ी भी ले आओ, घर भी ले लो, ज्यादा कपड़े भी ले लो, जूते भी ले लो, है ना? तो अगर इनकम बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी। अरे अगर हम गरीब हो गए, अगर हमारी इनकम कम हो गई, अरे अब तो पैसा बचा लो, तो अब तो डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी। सिंपल बात हो गई। अगला पॉइंट मेरे पास देखो यहाँ पर आता है अगला पॉइंट मेरे पास आएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर तुम फ्यूचर के प्राइस के बारे में ये सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में ना प्राइस बढ़ने वाला है या फ्यूचर में ना प्राइस कम होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है मतलब हमें पता है कि सेल आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, दिवाली आने वाली है, रिपब्लिक डे आने वाला है, अब तो पक्का सेल आएगी, अमेजोन का बिग बिलियन डेज या जो भी है वो सेल आएगी। सेल आते ही आईफोन का दाम गिर जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का दाम गिर जाएगा, गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी, कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे, हर चीज पे 50% की सेल होगी। जब मुझे पता है कि 15 दिन बाद बहुत बड़ी सेल आने वाली है, तो क्या मैं आज ही सामान खरीद लूंगी या सेल आने का वेट करूंगी? मैं सेल आने का वेट करूंगी। तो मेरी जो करंट डिमांड है बेटा जी वो गिर जाएगी। तो अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, यानी फ्यूचर में सेल आने वाली है, तो मैं आज कुछ भी नहीं खरीदूंगी, मैं आज की डिमांड कम कर दूंगी एंड मैं वेट करूंगी कि फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगा, जब सेल लग जाएगी, तब जाके सामान खरीदूंगी। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे पता है कि ऑलरेडी सेल चल रही है, अब आगे जाके मोदी जी ने टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अगर मुझे पता है कि आज तो सस्ता है, फ्यूचर में जाके पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं सारा कुछ आज ही खरीद के रख लूंगी, मैं फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की वेट नहीं करूंगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज नहीं खरीदोगे, आज की डिमांड कम कर दोगे, बाद में खरीदोगे। अगर तुम्हें पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही डिमांड बढ़ा दोगे, आज ही सब कुछ खरीद के रख लोगे। ठीक है जी, तो मैंने क्या क्या देखो तुम्हें पॉइंट्स करा दिए। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आ गया? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद तुम्हारे पास देखो क्या आ गया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी एंड सो ऑन वाइस वर्सा। अगला पॉइंट मेरे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये मैंने तुम्हें करा दिया है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात है, तुम ये सोच के देखो, अगर कोई चीज आज की डेट में फैशन में है, अगर किसी चीज का फैशन बढ़ जाता है तो क्या तुम वो चीज खरीदना चाहोगे या तुम वो चीज को मना कर दोगे? अरे नहीं नहीं, इसका तो फैशन है, ये नहीं खरीदूंगा, कैसे बोलोगे? जी नहीं। अरे जो चीज फैशन में होती है उस चीज की डिमांड बढ़ जाती हैं। तो टेक्निकली जिस चीज के लिए तुम्हारा प्रेफरेंस बढ़ गया, तुम्हारे टेस्ट में जो चीज आ गई, उसकी डिमांड तुम बढ़ा दोगे। ऑन द अदर हैंड जो चीज फैशन से बाहर चली जाएगी उसकी डिमांड भी तुम कम कर दोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट क्या बोलता है कि जिस चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का बढ़ जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का जिससे हट जाएगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है जी, अब ये सारी ही जो चीजें हैं बेटा, ये जो सारी ही चीजें हैं ये क्या करती हैं? मेरी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था ना, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ये जो सारी ही चीजें हैं ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती है। जो 5 पॉइंट मैंने बताए, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, इनकम, टेस्ट
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। ये पांचों चीजें इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये पांचों चीजों को मिलाकर ना मैं इंडिविजुअल डिमांड का ना डिमांड फंक्शन बनाती हूँ, इंडिविजुअल डिमांड का डिमांड फंक्शन बनाती हूँ। डिमांड फंक्शन में मैं कुछ नहीं कर रही, उन्हीं पांचों चीजों का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, उन्हीं पांचों चीजों का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन, किसका फंक्शन है? पांच चीजों का। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। सिंपल। डिमांड फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है। बस डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, एफ इज फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ वही पांचों चीजें, देखो वही पांचों चीजें, उन्हीं का बस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डिमांड के फंक्शन में। ये हो गया डिमांड का फंक्शन। अब तुम देखो मार्केट डिमांड के बारे में, अब तुम देखो ऐसे फैक्टर जो मेरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखो मार्केट डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करेगा? सबसे पहली चीज, जो जो चीजें मेरी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रही हैं, वो पांचों पॉइंट वो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे। पर उसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर होंगे अलग से जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। वो क्या क्या फैक्टर होंगे? सबसे पहला फैक्टर होगा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो अगर हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लोग हैं तो डिमांड भी ज्यादा होगी। जिस देश में पॉपुलेशन ही कम होती है उस देश की डिमांड भी कम होती है। दूसरी चीज आती है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है किस तरीके के लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में। अगर हमारी पॉपुलेशन में ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं तो ओल्ड एज लोगों के सामान की डिमांड ज्यादा होगी। अगर मेरी पॉपुलेशन में मेल्स ज्यादा हैं तो मेल्स के सामान का ज्यादा डिमांड होगा। अगर हमारी पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा हैं तो उनके सामान की ज्यादा डिमांड होगी। अगर हमारे पॉपुलेशन में चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो उनके सामान की ज्यादा डिमांड होगी। तो कॉम्पोजिशन ये बोलता है किस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके के लोग होंगे उस तरीके के सामान की ज्यादा डिमांड होगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन ये बोलता है कि अगर पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो डिमांड हर तरीके की चीज की ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ही कम है तो हर तरीके की चीज की डिमांड कम होगी। इसीलिए इंडिया की तो पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो इंडिया में जो लोगों की डिमांड है वो भी हमेशा ज्यादा ही रहती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया में आके काम करना चाहती है क्योंकि इंडिया में लोग ही इतने ज्यादा हैं तो हर चीज की डिमांड भी ज्यादा ही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी अफेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट हर तरीके की डिमांड को। मुझे चाय कितनी भी पसंद हो, कॉफी टी गर्म चीजें कितनी भी पसंद हो, पर मैं गर्मियों में नहीं पी पाऊंगी। मेरा गर्मियों में ऑटोमेटिकली मैंगो शेक और इन सब चीजों के लिए प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे सीजन, जैसे ही वेदर चेंज होगा हमारा जो है डिमांड भी चेंज होगा। मैं कितना ही पसंद कर लूँ एसी, पर मैं सर्दियों में नहीं चला पाऊंगी, सर्दियों में मुझे हीटर ही चाहिए होगा। मुझे कितने ही बुरे लगते हो, ठीक है, सर्दियों के कपड़े सर्दियों में मुझे पहनने ही पड़ेंगे। तो सर्दी आते ही सर्दी वाली चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी आते ही गर्मी वाली चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। तो सीजन एंड वेदर भी अफेक्ट करता है। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है बेटा कि क्या इक्वली तुम्हारी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली तुम्हारी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तो इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा हर चीज की ना डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई इक्वली अमीर है, ठीक है, तो हर चीज की डिमांड ज्यादा होगी। पर सोच के देखो अगर मेरे देश में सिर्फ 1% लोग जो अमीर हैं और बाकी 99% लोग जो है हमारे देश में अगर वो गरीब हैं तो ये गरीब लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, चाहे तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी ही ज्यादा हो। अगर 99% लोग गरीब हैं तो वो गरीब लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ऐसे केस में फिर से डिमांड जो है वो कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि डिमांड करेंगे ही सिर्फ 1% लोग, 99% लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। जो मर्जी बेच लो वो खरीदेंगे ही नहीं, क्यों? पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में डिमांड ज्यादा नहीं, ऐसे केस में जो डिमांड है वो कम होने वाली है। बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो जो डिमांड है वो क्या होगी? वो डिमांड जो है वो ज्यादा होने वाली है। एंड अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड कम होने वाली है। यहाँ पर हम आज की क्लास को करते हैं खत्म एंड अगली क्लास में हम हमारा जो डिमांड का चैप्टर है इसको भी कर देंगे खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मेजरली, मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड करवाए हैं क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन सभी फैक्टर्स को प्लीज तुम इस तरीके के नोट्स बना के ऐसे एरोज की मदद से शॉर्ट नोट्स बना लेना जिसमें तुम एरोज की मदद से दिखा रहे हो कि ये बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। ये जो सारे के सारे नोट्स मैंने ये बनाए हैं, प्लीज इसी तरीके से तुम भी अपने नोट्स बना लेना जिसमें तुम एरो की मदद से दिखा रहे हो कि क्या कम होगा और क्या ज्यादा होगा। अगली क्लास में लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, एक दो और टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है अगली क्लास में जो करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को कर देंगे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।